किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हमें कैसी शैक्षणिक व्यवस्था इस देश में चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2019 में भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। आज हमारे साथ उसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बोर्ड का गठन हुआ और भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य क्या क्या हैं। इस तमाम चीज़ों को जानते हुए साथ साथ बात करेंगे कि भारत को किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। बहुत बहुत स्वागत है NP सिंह जी। धन्यवाद अंजू जी। बहुत मूलभूत सा एक सवाल मन में आता है जब हम कहते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड। एक ध्वनि इससे इस तरह से निकलती है कि अगर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है कि तो क्या बाकी जितने बोर्ड हैं इस देश में वो क्या अभारतीय हैं या गैर भारतीय हैं? ये जो आपका प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है। कानूनी रूप से अगर देखेंगे तो देश में जितने भी बोर्ड हैं कोई अभारतीय नहीं है, चाहे वो नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड हो या कोई स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो। हाँ, गैर भारतीय बोर्ड उनको कह सकते हैं जो IB है, कैम्ब्रिज है, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है। लेकिन जो राज्य सरकारों के नियम से बने हैं या भारत सरकार ने उनको अगर वैधता प्रदान की हुई है तो स्वाभाविक रूप से वो कानून की परिधि में वो भारतीय बोर्ड है। लेकिन अवधारणा की दृष्टि से जब तक किसी देश की शिक्षा में उस देश की समस्त सांस्कृतिक परंपराओं का आधुनिक ज्ञान के साथ सुंदर समन्वय ना हो, उसमें समावेशन ना हो। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर शिक्षा में भारत बोध ही नहीं है तो शिक्षा हो सकती है लेकिन भारत के विद्यार्थियों के पूर्ण अनुकूलित नहीं हो सकती। भारत बोध से क्या तात्पर्य है? भारत बोध का तात्पर्य है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जन्म के समय भारत सरकार ने जो उद्देश्य रखा है कि जो वर्तमान शिक्षा है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, इंक्लूजन ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा विथ प्रेजेंट एजुकेशनल इकोसिस्टम। अब भारत बोध का अर्थ है कि मैं एक पंक्ति में अगर मैं अपनी बात कहने से पहले मैं महर्षि अरविंदो का ही वाक्य उद्धृत करता हूं। महर्षि अरविंदो ने कहा कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वतंत्रता के आसपास ही उन्होंने कहा कि ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारत में चला रहे हैं। ये शिक्षा राष्ट्रीय कैसे हो सकती है, भारतीय कैसे हो सकती है, जिस शिक्षा व्यवस्था में भारत की ज्ञान परंपरा ही समाविष्ट न हो, जिस शिक्षा में भारत की दार्शनिक परंपरा का आप्लावन ही बच्चों के मानस से ना हो रहा हो, जिस शिक्षा में भारत की समूची जो सांस्कृतिक सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, उसका बोध ही ना हो, जिस शिक्षा में भारत की प्राकृतिक संपदा, उसकी ऐतिहासिक समृद्धि, उसके उत्थान पतन का इतिहास और उससे नई पीढ़ी को सीखने की प्रेरणा का ही अभाव हो तो वो शिक्षा भारतीय शिक्षा कैसे हो सकती है। तो इन पंक्तियों से मैं उसी आधार पर ये कहना चाहूँगा कि भारत बोध का अर्थ होता है कि आप वैश्विक परिधि में अपनी दक्षता विकसित करें, लेकिन मूल रूप से जो आपका विचार है, जो मानस है, उसका जो शिल्पन है, जो उसको जो हम गढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं उसके गर्भ से उद्भूत होनी चाहिए। तो वैश्विक सामर्थ्य भारतीय मूल्यबोधों के साथ, ये भारत बोध से मेरा आशय भारतीय शिक्षा बोर्ड का ही है। नहीं, भारतीय बोध या भारत बोध में तो वो तमाम चीज़ें भी आएंगी जो कि संभव है कि विदेशी लेखकों ने लिखी हों, या ये भी संभव है कि उनकी नज़र से देखी गई हों और हमसे वो कुछ छूट गई हों।
तो क्या उन चीज़ों का इंक्लूजन होगा या उनको बिल्कुल हटा दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारी संस्कृति का ही अंश है ये। आनो भद्राः कर्तो यन्तु विश्वतः, ठीक। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। भारत को अगर भिन्न भिन्न दृष्टियों से लोगों ने देखा है, समझा है, उन दृष्टियों का भी एक, जिसको कहते हैं क्रिटिकल रिस्पेक्ट, एक विश्लेषण परक सम्मान होना चाहिए उनका। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो विदेशी लोगों ने भारत को जिस रूप में देखा है, कहीं उसमें हमें वैचारिक गुलामी की ओर धकेलने के लिए औपनिवेशिक दृष्टि से की गई व्याख्या तो नहीं है। कहीं उन्होंने हमारे जो तथ्य है उनकी छेड़खानी करते हुए या तथ्यों का ही एक मनमानी तरीके से नैरेटिव बनाते हुए एक ऐसा कोई परसेप्शन तो नहीं बना दिया है, दृष्टि तो नहीं बना दिया है कि हमारे युवा में मौलिक सोच और चिंतन का अभाव हो और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का अनुभव होने की कमी आ जाए। तो हमें उनको समावेशन तो करना है, लेकिन उनकी कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं करनी है। हमें ये भी बच्चों को बताना होगा कि वास्तव में दृष्टि है क्या। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। मैं मैक्स मुलर की बात अगर करते हैं हम, तो जो उन्होंने वैदिक कालखंड की बात की, तो उन्होंने कह दिया कि 4 खंड जो हैं संगीता के, ब्राह्मण ग्रंथ के, आरण्यक के और उपनिषद के, इसमें उन्होंने बस 400 वर्ष का अंतर बताते हुए और इस तरह से कह दिया कि ये जो वैदिक काल है वो 1200 BC तक की उन्होंने सीमित कर दिया। अब उसमें बहुत सारे विद्वान हैं, अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। बहुत सारे विद्वानों ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ही कहा ये कि मैक्स मुलर से पूछा कि आपका ये समय निर्धारण का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे मैंने एक एजम्पशन बना लिया कि ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, फिर बाद में मैक्स मुलर ने खुद को करेक्ट किया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो वैदिक काल का कालखंड है वो निर्धारण ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो ऋचाएं हैं, उसकी जो व्यवस्था है, वो ध्वनित होती है कि जैसे बहुत ही लंबे कालखंड से चली आ रही है, इसलिए किसी कालखंड को सीमित करना संभव नहीं। तो जैसे दृष्टि है, इस दृष्टि के आधार पर ही लोगों ने इतिहास में लिख दिया कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, इंडो जो सिविलाइजेशन है, उसको उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन, इसको उन्होंने कहा कि ये वैदिक काल उसके बाद का है। और पूरा का पूरा इतिहास में ऐसा गढ़ दिया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। और आश्चर्यजनक ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं कि ये तो पूरी अर्बनाइज थी, बहुत ही विकसित थी, और कहते हैं कि आर्यन आए और आक्रमण किए। इस पर भी बहुत डिबेट है कि आर्य आए तो क्या भारत, मतलब कहाँ से आए वगैरह। मैं वो दृष्टि की बात कर रहा था अंजुम, कि जैसे आपने कहा ना, तो यथावत नहीं लेना है मुझे, बस निष्कर्ष में ये कह रहा हूं मैं कि हमें उनकी दृष्टि को यथावत नहीं लेना है, बल्कि सारी दृष्टियों का एक विश्लेषण परक मूल्यांकन भारत की वास्तविक चेतना के सापेक्ष करना है। जब हम बार बार भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं, क्या हम अपने विचारों में, अपने थॉट्स में उसे लेकर रिजिड हैं? रिजिड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित है, गठन भी वहीं से हुआ है। तो लोगों के मन में इस तरह की धारणा आ सकती है कि संभव है कि वापस हम उसी वैदिक एरा की तरफ जा रहे हों या लौट रहे हों, जिसे कहा गया कि वेदों की ओर लौटो। दरअसल ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में आना इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने 190 वर्षों में जो प्रश्न करने वाले या जो प्रश्न जिनके मन में आएगा मानस में, वो मानस गढ़ा ही गया है एक दृष्टि के तहत। 1845 के मैकाले एक्ट के, जो एजुकेशन एक्ट के एजुकेशन की बात की पद्धति से, उसे क्रिटिकल थॉट भी कह सकते हैं। नहीं, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, आपकी बात ठीक है, आपकी राय क्रिटिकल थॉट मान लिया हमने, लेकिन मैं अपनी बात ये रख रहा हूं कि ये एक दिमाग में एक प्रश्न आएगा लोगों के, स्वाभाविक प्रश्न, उनको लगेगा कि बड़ा क्रिटिकली सोच रहा हूं मैं, इसलिए कि वो भारतीय संस्कृति को ही नहीं जानते।
जो व्यक्ति कट्टरता की बात करता है, दृढ़ता हो सकती है, लेकिन कट्टरता की बात भारतीय संस्कृति का अंश ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो जो ये कुंभ मेला महाकुंभ आयोजित होता है, सदियों से चला रहा है, इसकी मुख्य अवधारणा अंजुम जी ये थी कि यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग आ करके वहाँ पर शास्त्रार्थ करके मंथन करके और एक कंसेंसस या एक ऐसी जीवन पद्धति को, वैचारिक लोकतंत्र में कहता हूँ उसको, उसका पर्व था वो कुंभ। हमारे यहाँ शास्त्रार्थों की परंपरा थी। हमारे यहाँ बुद्ध के काल में भी आप देखिए अनेक कॉन्क्लेव्स हुए हैं जिसमें एक एक बिंदु पर विभिन्न मत आए हैं, चर्चाएं हुई हैं। उपनिषदों में तमाम इसके उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ, जिसमें मंडन मिश्र की पत्नी ही न्यायाधीश हैं शास्त्रार्थ की, और वेदांत और पूर्व मीमांसा को लेकर के बहस चलती है। दोनों विपरीत विचारधाराएं दिखने में लगती हैं, लेकिन जब तात्विक रूप से जब उसमें चर्चाओं के बाद जो उसकी मणि निकलती है, वैचारिक जो उसका नाभि है, वो एक भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यहाँ कट्टरता है ही नहीं। जो कट्टर है भारतीय संस्कृति का उपासक हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए पहली तो ये मैं प्रश्न का उत्तर ये है कि भारतीय संस्कृति में कट्टरता नहीं है। दूसरी बात, जब हम भारतीय संस्कृति कह किसको रहे हैं, वो सिर्फ हम वेदों के 4 चरणों तक सीमित नहीं है कि हम संगीता भाग या ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक या उपनिषद तक जो कहा गया वही भारत ठहर गया, उसकी संस्कृति ऐसा नहीं है। हम संगम लिटरेचर, बुद्धिज्म, जैनिज्म या बाद में आए हुए लिंगायत 13वीं शताब्दी में, या सिखिज्म या आदिवासियों की सरना संस्कृति, ये सारी ही जो सांस्कृतिक यात्रा जिसको मैं कहता हूं, जो पूरी भारत की जो कल्चरल जर्नी है अंजुम जी, उस कल्चरल जर्नी में 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक कॉमननेस है और एक यूनिकनेस है। हर विचारधारा की में अगर हम तलाशेंगे तो उसके कुछ एक विशिष्टता है, और बहुतायत रूप में तात्विक रूप से एकत्व भी है। जब उस एकत्व को देखते हैं तो हमें एक भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा जो गुण है वो है प्रकृति से जुड़ाव। और यहां पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में इसलिए प्रश्न रिजिडिटी का आता हो कि आज विज्ञान का युग आ गया, तो क्या हम पुरानी की ओर वापस जा रहे हैं क्या? वो इसलिए कि उनको मैं बहुत ही संक्षेप में समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मूलतः 3 स्तंभों पर टिकी है: सत्य, ऋत और धर्म। सत्य का अर्थ है, उनका आशय है कि को हम कस्मात कुत आयात, मैं हूं कौन, कहां से आया, इसकी समझ होना। तो आज पार्टिकल फिजिक्स ये कह रहा है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक कंपनशील नृत्य करती ऊर्जा है, एनर्जी फील्ड है, और ये धीरे धीरे यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी की ओर पूरा विज्ञान आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो भारतीय संस्कृति में सत्य की जो परिभाषा है वो ये है कि जब आप अपने अस्तित्व को नितांत एकांतिक न मान के पूरे ब्रह्मांड के सभी घटकों की सापेक्षता में परिभाषित करते हो, तो आप देखिए हमारे सत्य की परिभाषा भारतीय संस्कृति की, जो वैदिक परिभाषा, और जो आज विज्ञान की जो यात्रा का चरम बिंदु जिधर बढ़ रहा है, दोनों में एक आत्मा है। दूसरा है ऋत। ऋत का अर्थ है वेदों में कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलना। प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलेंगे कैसे, उसके लिए जरूरी है प्रकृति के फिनोमेना को समझना। ठीक है। प्रकृति के फिनोमेना को समझने के ही गर्भ से विज्ञान पैदा होता है। तो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो रहेगा, पूर्ण दृष्टिकोण है, और किताबों को तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है 100% नेशनल फ्रेमवर्क के तहत, NEP के तहत 100% NCF का पालन है, और 100% उसमें चाहे वो साहित्य की पुस्तक हो, चाहे समाज विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, हर स्थल पर हर बिंदु पर आपको
साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के सामर्थ्य विकसित करने की प्रेरणा और दक्षता, ये दोनों दिखाई पड़ेगा हर विषय में। क्या इस बोर्ड को गठित करते हुए वैकल्पिक बोर्ड के तौर पर एक परिकल्पना थी? मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जो अनुभव किया इस दिशा में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि भारत के बहुत सारे ऋषियों मनीषियों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही, इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 के आने के बाद से ही ये बात कहनी शुरू कर दी थी, चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय हो, यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले हो, सबके मन में एक कचोट रहा था कि ये भारत की जो सामाजिक दृष्टि से कुरीतियां दिखती हैं, वो कुरीतियों का विनाश तो जरूरी है, लेकिन क्या इन कुरीतियों का गर्भ भारत की दार्शनिक सिद्धांत है या विकृति है? तो ये जितने हमारी संत परंपरा है, ये मानते थे कि भारत की मूल सांस्कृतिक जो निकष है, जो नाभिक है, तत्व है, उसमें ये भेद की दृष्टि नहीं थी। अभेद की दृष्टि व्यवहारिक रूप से सामाजिक संचरण में आ गई। तो हमें अपने बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि ये विकार है, लेकिन इस विकार का समाधान इसलिए है कि हम अपने मूल सिद्धांत से भटक गए हैं। एक मिनट एनपी सिंह जी, एक चीज़ यहाँ पर तुरंत जहन में आ रही है। जैसे आपने कहा भारत सरकार ने ये विचार किया या बोर्ड के गठन के समय विचार किया होगा, और हम बार बार संत परंपरा की बात कर रहे हैं। अगर कुरीतियाँ थीं भी कुछ शिक्षा व्यवस्था में या किसी भी चीज़ में, तो जो बने बनाए बोर्ड थे, जो केंद्रीय बोर्ड थे, आप उनको भी अमेंड कर सकते थे, उनमें भी चीज़ें ठीक कर सकते थे। जब आप नए बोर्ड को गठित करते हैं तो एक कॉमन मैन की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये आता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, ये किसके मन में क्या विचार आ रहा है, ये तो उसका अपना निजी नितांत वैयक्तिक सोच है, लेकिन उसका आधारहीन है ये, इसलिए कि जितने बाकी बोर्ड हैं, नेशनल बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने नेशनल बोर्ड ये बनाया है, स्टेट बोर्ड नहीं है। करेक्ट। तो नेशनल बोर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें मूल रूप से दो ही बोर्ड हैं। एक भारत सरकार द्वारा गठित नहीं था, लेकिन बाद में गोद ले लिया गया, स्वतंत्रता के पहले का बोर्ड है सीबीएसई। दूसरा आईसीएसई, जिसको असली नाम उसका सीआईएससी है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बोर्ड था और 1835 के एक्ट के बाद से ही प्रारंभ था, और वो आज की तारीख में वो नाम बदल करके सीआईएससी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो स्वाभाविक रूप से सीआईएससी प्राइवेट बोर्ड है, वो भारत सरकार का बोर्ड नहीं है, तो इसलिए उसमें तो प्रयोग करने की संभावना ही नहीं थी। प्रयोग करने की संभावना थी तो सीबीएसई में थी। करेक्ट। लेकिन जैसे व्यक्ति का मानस होता है, वैसे संस्थाओं का भी मानस होता है। अगर कोई एक संस्था लगभग 100 वर्ष पुरानी है और कॉलोनियल पीरियड में बनी है, तो क्रमशः उसकी कुछ न कुछ एक संस्थागत मानस भी बनता है। तो अचानक उसमें आप ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। भारत सरकार को ही नहीं, बल्कि बहुत सारे वर्तमान संत भी 2014 में एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री जी से मांग किए थे कि आप जो है भारत में भारत बोध के साथ बोर्ड लाइए, वैश्विक दक्षता हो, लेकिन भारत की संस्कृति तो गायब है पुस्तकों से, पठन पाठन से। तो उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, जैसा मुझे मैं उस विमर्श में नहीं था, लेकिन उस विमर्श का जो एक संकेत दिखता है, जैसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी एक बार बोला है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी, कि ये नया बोर्ड बना करके इसलिए दिया गया ऐसी संस्था को चलाने के लिए, पतंजलि योग पीठ को, क्योंकि पतंजलि योग पीठ ने प्रामाणिक रूप से आयुर्वेद और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक मानकों के आधार पर स्थापित किया है, मात्र भावनात्मक आधार पर नहीं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का सही स्वरूप लाने और देश के अन्य विद्वानों, विदेश के अन्य विद्वानों को जोड़ते हुए जो भारत की संस्कृति की सही समझ रख सकें और 21वीं सदी में उसकी उपयोगिता के बारे में भी समझ सकें, ऐसा प्रयोग करने में सफल होंगे।
इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से एक नए बोर्ड के लिए परिकल्पना की। अब इसकी स्वीकार्यता किस स्तर तक है? इसकी स्वीकार्यता में अभी चूंकि पुस्तकें, जब ये भाव ऐसा है तो उसके लिए हमें पुस्तक बनाना है, उसके लिए हमें पेडागोजी का, शिक्षण पद्धति का अप्रोच भी तय करना है, उसमें असेसमेंट का मोड भी एनसीएफ के अनुसार और भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हुए उसके समावेशन से बनाना है। तो इस दृष्टि से हमें वक्त लगा। अब हमने 6 महीने पहले से इसमें संबद्धता देना प्रारंभ किया। ठीक। और प्रसन्नता की बात है कि विगत 6 महीने के अंदर ही लगभग 100 विद्यालय सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक संबद्ध हो गए हैं और लगभग 650-700 विद्यालय के बीच में हमसे अप टू द क्लास 8th अप्रूवल फॉर सिलेबस करा के और 1 साल से पठन पाठन चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद एनपी सिंह जी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में और भी विद्यालय शामिल होंगे और जो दृष्टि लेकर इस बोर्ड को आप चल रहे हैं और तमाम लोग चल रहे हैं, उस दृष्टि से ये बोर्ड सफल होगा। धन्यवाद। क्या आप अपने विद्यालय को 8th कक्षा तक किसी नेशनल बोर्ड से एसोसिएट करना चाहते हैं या अपने विद्यालय को कक्षा 9th से 12th तक किसी नेशनल बोर्ड से एफिलिएट करने की सोच रहे हैं? आपके पास स्वर्णिम अवसर है। आधुनिक विज्ञान और